वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मिशन कांस्टेबल 2026 में ये हमारी अगली क्लास है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम पढ़ रहे थे। ठीक है, शॉर्ट में एक बार फिर से रिकैप देना चाहूंगी इस मिशन के बारे में कि इसमें है क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो मिशन कांस्टेबल 2026 में वीएस क्लासेस आपके लिए लेकर आई है एमपी कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस हमारे YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल रहा है। डेली क्लासेस आ रही हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता भी होगा। वीकली टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, इन सभी के साथ आपको और रिकॉर्डेड बैकअप के साथ ये पूरा क्लास आपको आने वाला जो भी 4-5 महीने में एग्जाम है एमपी कांस्टेबल का उसके लिए है। ठीक है, तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, एमपी जीके से रिलेटेड हो, करंट अफेयर हो, इंडियन जीके हो, आपका मैथ रीजनिंग हो, इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर के मिल जाएगा। तो जाकर के विजिट करिए, पढ़ाई करिए और भी वर्दी प्राप्त करिए। ठीक है, अभी से मेहनत करेंगे तो आगे चल के सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको ये करना है कि यहाँ पर क्यूआर दिखाई दे रहा होगा, एक टेलीग्राम का है और एक इंस्टा का है। टेलीग्राम में जाएंगे तो आप पीडीएफ नोट्स के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा में आपको मिल जाएगा बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस जो कि करंट अफेयर या जीके जीएस से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस होंगी, जो आपका हमारे जो चैनल है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, उसका रिव्यू भी मिलेगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी है और साथ में ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप 9302707186 इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे आप पीएससी की तैयारी करनी हो, एसएससी की हो, बैंकिंग की, रेलवे की, पुलिस, पटवारी, सभी की क्लासेस संचालित हो रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। जो आसपास के बच्चे हैं जो आ सकते हैं वो आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं आज की क्लास में। हमारी जो क्लास रहने वाली है आज क्या है? हाँ, स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमने 15 से 20 टॉपिक जो है वहाँ पर मतलब कवर कर लिया है, जिसमें हमने ज्योग्राफी देखा है, उसका कृषि है, वन है, नदियाँ हैं, ठीक है, खनिज वगैरह हो गए, राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य, ये सारे भौगोलिक प्रदेशों में बंटा है मध्य प्रदेश कितने, और उसकी प्रशासनिक ढांचे को भी हमने वहाँ पर देख लिया है। इनसे रिलेटेड वीडियोज जो है प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि ये जो है किसका अंग है, जो विधायिका है वो किसका हिस्सा है। तो राज्य व्यवस्था का हिस्सा है ये। ठीक है, चाहे वो देश की राज्य व्यवस्था हो या मध्य प्रदेश की, हम पढ़ रहे हैं राज्य की यानी मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था के अंदर आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरह की जो है एक प्रशासन की हायरार्की देखने को मिलेगी। थोड़ा उसे समझ लेते हैं यहाँ शॉर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हायरार्की हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे। हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो देखिए, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक रूप से या राजनीतिक रूप से एक ढांचे की जरूरत पड़ती है, और वो उस ढांचे को, उस व्यवस्था को ही हम यहाँ राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे नियम बनाना, उस देश को या उस राज्य को चलाने के लिए नियम बनाना, उन नियमों का पालन करवाना, नियमों का पालन न होने पर दंड का या दूसरे जो है कड़े नियमों का वहां पर पालन करवाना, ये सारी जो है एक व्यवस्था के तरह काम करती है, और इसी व्यवस्था को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था 3 अंग इसमें मिलेंगे आपको। एक विधायिका, विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और इसका तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो क्या इतने 3 अंग होते हैं राज्य व्यवस्था के? तो नहीं, देखिए
राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं, एक और होता है विधान परिषद। विधान परिषद भी एक अंग है राज्य व्यवस्था का, लेकिन यहाँ पर मैंने इस श्रेणी में नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य में, हमारे मध्य प्रदेश में विधान परिषद की जो व्यवस्था है वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। विधान परिषद का जो प्रावधान है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या होता है आपका? विधान परिषद की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये कहाँ आपको मिलेगा, विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में है। कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। जल्दी से शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, वो कौन से छोटे छोटे या कौन से ऐसे 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद का भी प्रावधान मिलेगा इनके अलावा, ठीक है। तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, बिहार है, ठीक है, बिहार है। इसके अलावा तीसरा, आप नीचे दक्षिण में चले जाइए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। चौथा कर्नाटक, कर्नाटक राज्य। पांचवा तेलंगाना, तेलंगाना। और उसी के पास में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अलावा विधान परिषद का भी प्रावधान देखने को मिलेगा। क्लियर हो रही है सारी चीजें? विधायिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है? तो एक एक लाइन में समझिए सारी चीजों को। यहाँ पे विधायिका कानून बनाने वाली व्यवस्था होती है, कानून बनाने वाला अंग होता है विधायिका। कार्यपालिका उन कानूनों को पालन करवाती है, देश या राज्य के अंदर कानून का पालन करवाती है कार्यपालिका, और उनका पालन न होने पर दंड का प्रावधान रखा गया है, तो वो दंड का निर्धारण करने के लिए अलग से शाखा बनी है न्यायपालिका, ठीक है। तो विधायिका को बोल सकते हैं आप, क्या करती है ये? कानून बनाने का काम, ठीक है। कार्यपालिका पालन करवाना, ठीक है। न्यायपालिका ये क्या करती है? या तो न्याय से संबंधित समझ लीजिए, ठीक है, कि जब भी कोई भी नियम कानून बनाया जाता है उसका पालन सही से नहीं होता है तो उसमें दंड का प्रावधान होता है, न्याय देने का प्रावधान होता है न्यायपालिका की तरफ से, ठीक है। अब आते हैं विधायिका में। तो विधायिका के भी आपको यहाँ पर भिन्न अंग मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें विधान सभा आएगा, विधान सभा, फिर लोकसभा, लोकसभा, और राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगी। जैसे हमने पढ़ा राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर हम देख रहे हैं विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जो मैंने अभी प्रावधान बताया था विधान परिषद का, ये विधायिका का अंग है, ठीक। थोड़ा सा स्टेप बढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था के बाद विधायिका, विधायिका के अंदर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद भी होता है, लेकिन विधान परिषद हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ये 6 राज्यों में आपको देखने को मिल जाएंगी। हमारे यहाँ विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा, इसका प्रावधान है। अब यहाँ पर इनके संख्याओं की बात करते हैं कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा में कितने व्यक्ति बैठते हैं, कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितने व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लोकसभा, लोकसभा का जो है एक और नाम होता है, क्या नाम है वो? लोकसभा का नाम होता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा में सीटों की संख्या दो आधारों पे देखेंगे। एक तो देखेंगे अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ था, ठीक है, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ था, जिसे हम बोलेंगे अविभाजित मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या, सीटों की संख्या 320 थी, 320, क्लियर है। वर्तमान में या विभाजित मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 230 है, 230 है, ठीक है। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि एसटी के लिए कितना है और एससी के लिए कितना है। तो इसमें से एसटी के लिए है 47, 47, एससी के लिए सीटें हैं 35, 35, क्लियर हो रहा है, ठीक है। लोकसभा, इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसमें जो है अविभाजित मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 40 थी, 40 थी। वर्तमान में
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद इसमें अब 29 सीटें हैं, जिसमें एसटी के लिए 6 सीटें हो गई और एससी के लिए 4 रिजर्व हैं। ठीक है, 10 सीटें रिजर्व हैं यहाँ पे लोकसभा में। राज्यसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या थी 16 और वर्तमान में है 11। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, एक एंग्लो इंडियन का भी पद होता है, एंग्लो इंडियन का भी पद होता है यहाँ पर, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। पहले था, इसे हटा दिया गया है बाद में संशोधन के माध्यम से। ठीक है ना, कोई भी चीज अगर संविधान से जुड़ी हुई चीज है, ठीक है, व्यवस्था से या विधायिका से जुड़ी हुई चीज है, उसको लाना है या उसको हटाना है तो संशोधन के माध्यम से ही उसे हटाया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसकी हम बात कर रहे हैं, एंग्लो इंडियन पद की बात कर रहे हैं। अब ये कौन होते हैं, 1 मिनट बता रहे हैं। एंग्लो इंडियन, ये जैसे विधानसभा हो गए, लोकसभा हो गए, राज्यसभा, ये जो है चयन प्रक्रिया के माध्यम से, चयनित होकर के चुनाव के माध्यम से जो है आते हैं। ठीक है, विधानसभा में। लेकिन एंग्लो इंडियन जो होते हैं ये मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत होते हैं, यानी इन्हें अपनी पसंद से चुना जाता है। किसके द्वारा, अगर मध्य प्रदेश राज्य का एंग्लो इंडियन है तो ये राज्यपाल के द्वारा चयनित किया जाएगा। देश का आपका कोई एंग्लो इंडियन है उसे राष्ट्रपति के द्वारा चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये मनोनीत होते हैं, लेकिन हमारे राज्य में इनका प्रावधान नहीं है, समाप्त हो गया है। ये पद जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है। और कब से हुआ है, तो ये 2019 में एक संशोधन लाया गया था, जिसके तहत इस पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और संशोधन क्या था, 104वें संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जो है इस पद को समाप्त कर दिया गया है मध्य प्रदेश से। ठीक, अब आते हैं कार्यपालिका में। कार्यपालिका में आपको 2 शाखाएं मिलेंगी कार्यपालिका की। एक अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, दूसरा स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, इसके भी 2 अभिन्न अंग मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, जैसे एक होती है वास्तविक या प्रमुख जो है कार्यपालिका, और एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो है राज्यपाल, उसका प्रमुख होता है राज्यपाल। इसे आप बोल सकते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। और राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है राज्यपाल, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देश का प्रथम व्यक्ति होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वैसे ही आपका राज्य में क्या होता है, प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। ठीक है, और नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। क्यों, क्योंकि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो, उसके जो अधिकार हैं वो सीएम के पास होते हैं, मुख्यमंत्री के पास होते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ये जो होती है वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है, वास्तविक, यानी आप कार्यपालिका के अंतर्गत जो अस्थायी कार्यपालिका है उसमें आप मंत्री परिषद को ले सकते हैं। ठीक है, चाहे राज्यपाल हो ये या आपके मंत्री मुख्यमंत्री हो, ये इन्हें आप इसमें किसमें शामिल कर सकते हैं, मंत्री परिषद में। तो इसमें मंत्री परिषद आ जाएंगे। ठीक है, जो चुनाव के माध्यम से आते हैं, इनका कार्यकाल जो है निश्चित होता है, एक समय के बाद इनका पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है, दोबारा से फिर चुनाव होते हैं, फिर जीतते हैं, फिर जाकर के ये बनते हैं। इसी तरह हम स्थायी कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो मुख्य परीक्षाएं वगैरह होती हैं उनके माध्यम से चयनित होकर के आते हैं। ठीक है, परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होकर के आते हैं, इसलिए इनका पद जो है स्थायी होता है। ठीक है, जब सेवानिवृत्ति के समय आएगा इनका, तभी जाकर के इनका पद जो है समाप्त होगा। ठीक, तो इसमें जो है सचिव वगैरह आ सकते हैं, यानी पूरा सचिवालय और उनकी पूरी हायरार्की, जो भी आप इसमें सेक्रेटरी वगैरह देखेंगे और उनकी पूरी पदावली, वो सब स्थायी कार्यपालिका में आएंगे, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर के आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विधायिका, ये कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है नियमों को, जो विधायिका के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन करवाना। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका में देखिए आपको राज्य में 3 व्यवस्था देखने को मिलेगी। एक हाई कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट आएगा,
इन सभी को हम अलग अलग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। केवल मैं राज्य व्यवस्था की एक प्रशासनिक जो हायरार्की है वो मैं यहाँ समझा रही हूँ शॉर्ट में। हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के बाद खंडपीठ, खंडपीठ इसे हम पढ़ेंगे, और लास्ट में आपका जिला न्यायालय वगैरह, जिला न्यायालय, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये आप थोड़ा सा डिटेल याद रखेंगे। अब हम इन सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे विधायिका में सीटों का वितरण हम देख चुके हैं, रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे कि विधानसभा में सीट कितनी है, 230 है, जिसमें से 47 एसटी के लिए, 35 एससी के लिए है, सही है। लोकसभा में 29 सीटें हैं वर्तमान में, 6 एसटी के लिए, 4 एससी के लिए है। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे विधानसभा भवन के बारे में, विधानसभा भवन के बारे में, क्योंकि यहाँ हमारी विधानसभा भवन जो है स्थायी नहीं थे, इसको जो है ट्रांसफर किया गया है, इसलिए बार बार यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जो पुराना या पहला विधानसभा भवन है हमारा बच्चों, वो कहाँ था, वो था आपका मिंटो हॉल में, ठीक है। मिंटो हॉल, मिंटो हॉल भोपाल में, ठीक है। इसका जो है निर्माण 1909 में हुआ था। सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, जिन्हें खुसरो जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भोपाल की बेगम में से एक है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम भोपाल रियासत के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम बेगमों का शासन देखेंगे, ठीक है। तो उनमें से एक है सुल्तान जहां बेगम या खुसरो जहां बेगम, इनके माध्यम से 1909 में इसे तैयार करवाया गया था मार्ले मिंटो के स्वागत के लिए, ठीक है। तो यहाँ जब स्टार्टिंग में हमारी विधानसभा गठित हुई थी 1956 में, तो वहाँ स्टार्टिंग में आपको क्या है, भवन नहीं था, तो उस समय सुल्तान जहां बेगम के इसी बनवाए गए हॉल में, मिंटो हॉल में ही हमारी विधानसभा संचालित हुआ करती थी। कब से कब तक, 1956 से 1996 तक जो है इस विधानसभा का संचालन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और 96 के बाद हमारी विधानसभा ट्रांसफर कर दी गई, कहाँ ट्रांसफर कर दी गई। हाँ, एक चीज और, इस मिंटो हॉल इसको जो है वर्तमान में एक और नाम से जाना जाता है, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, इस नाम से भी इसे अभी वर्तमान में जाना जा रहा है, ठीक है ना। अब जो नया विधानसभा है या वर्तमान में जो हमारी विधानसभा भवन लगती है, वो है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, भोपाल में ही है, भोपाल में ही, कहाँ, अरेरा हिल्स में, भोपाल के अरेरा हिल्स में बनी हुई है ये विधानसभा भवन, ठीक है। 3 अगस्त 1996 को इसका उद्घाटन होता है। तत्कालीन राष्ट्रपति जो होते हैं उस समय शंकर दयाल शर्मा, इनके द्वारा संचालित होता है, उनके द्वारा उद्घाटन किया जाता है। इस विधानसभा भवन, इसका जो वास्तुकार हैं, जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया है, उनका नाम है चार्ल्स कोरिया, ठीक है, ये रहा, इनके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। और इनके अलावा भी, मतलब हमारे जो इंदिरा गांधी भवन है, जो हमारा विधानसभा है राज्य का, उसके अलावा इन्होंने भारत का भवन और पर्यावास भवन, इन भवनों का भी वास्तुकार किया है, डिजाइन तैयार किया है। और इन्हीं इनकी जो वास्तुकारिता इतनी सुंदर रही है, इतनी अच्छी रही है कि इनके लिए इन्हें जो है एक पुरस्कार, एक सम्मान प्रदान किया गया है, जिसका नाम है आगा खां अवार्ड, ठीक है। वास्तुकला के लिए इन्हें आगा खां अवार्ड प्रदान किया गया है। इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, तो हम इसके फिर अध्यक्ष वगैरह की ओर बढ़ेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, फिर प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं। तो पहले जो आपके विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो है कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल दुबे, ध्यान रखेंगे, ये हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रथम कुंजीलाल दुबे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम इन अध्यक्षों के बारे में, इनकी जो पदाधिकारी हैं उन सभी को यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सबसे ऊपर होंगे विधानसभा अध्यक्ष, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद प्रोटेम स्पीकर, जिसे सामयिक अध्यक्ष कहा जाता है। ये अस्थायी पद होता है, इसके बारे में अभी देखते हैं कौन नियुक्त करते हैं, कैसे इस पद के बारे में, ठीक है ना। तो अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं, इनकी कार्य देखते हैं और फिर इनके जो राजनीतिक संबद्धता या इनका जो महत्व योगदान रहता है उसे भी।
जैसे अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ये विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सदन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं। यानी विधानसभा में जो भी राजनीतिक प्रशासनिक कार्य होते हैं उनकी देखरेख करते हैं, ठीक है, और सदन को सुचारू रूप से संचालित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह पद सामान्यतः सत्तारूढ़ यानी दल के सदस्य को प्राप्त होता है। ये हो गया प्रमुख बात अध्यक्ष से संबंधित। अगर इनके नामों को देख लेते हैं कि कौन कौन पहले रहा है, कौन सबसे ज्यादा समय के लिए रहा है, कौन सबसे कम समय के लिए। तो प्रथम है कुंजीलाल दुबे और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका रहा है 10 वर्ष 4 माह का, यानी 2 कार्यकाल इनका आप कह सकते हैं, 2 कार्यकाल रहा है विधानसभा का, ठीक है इनका। और साथ में हम सबसे कम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष को भी देख लें तो वो है तेजलाल टेम्बरे। तेजलाल टेम्बरे 4 माह 17 दिन का था, ठीक है। ये पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, ये सबसे कम समय के लिए जो है विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद आते हैं उपाध्यक्ष की ओर। उपाध्यक्ष ये विपक्ष के नेता होते हैं, ध्यान रखिएगा, विपक्षी दल के नेता होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सदन की अध्यक्षता करते हैं, उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। वैसे इनका कोई महत्वपूर्ण जो है पद नहीं होता, लेकिन कब ये काम करेंगे, जब अध्यक्ष वगैरह नहीं रहेंगे, ठीक है ना। जो प्रथम आपके कहाँ गए, यहाँ पर हम देख लीजिए प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे और वर्तमान में अभी उपाध्यक्ष का पद खाली है, अभी उन्हें चयनित नहीं किया गया, जरूरत नहीं पड़ी होगी तो, ठीक है। तो वो जो भी बनेंगे विपक्ष के वरिष्ठ नेता रहेंगे, कोई प्रमुख जिन्हें चुन करके बनाया जाएगा, ठीक है। और वो क्या काम रहेगा उनका, जब भी अध्यक्ष अनुपस्थित होंगे, नहीं रहेंगे विधानसभा में और संचालित करना होगा तो वो फिर बनाए जाएंगे, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। सबसे लंबा कार्यकाल उपाध्यक्ष के तौर पे हजारीलाल रघुवंशी जी का रहा है 2003 से 2008 तक, और सबसे कम कार्यकाल विष्णु विनायक सरवटे का ही रहा है जो पहले उपाध्यक्ष रहे हैं हमारे राज्य के, ठीक है। राम किशोर और श्रीनिवास और ईश्वर दास रोहिणी ऐसे उपाध्यक्ष हैं जो बाद में विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। ये दोनों नाम आप ये ध्यान रखिएगा, आगे चल के फिर इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। राम किशोर नाम और श्रीनिवास तिवारी, ठीक है। ये किसके बारे में था, हमारे उपाध्यक्ष के बारे में। अब आते हैं सामयिक अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कहलाते हैं। क्या होता है ये पद, समझिए इसको कि प्रोटेम स्पीकर इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये एक अस्थायी पद होता है, अस्थायी पद होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जब भी नई विधानसभा गठित होती है तो वहां पर जो भी मंत्री परिषद होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन्हें शपथ दिलाया जाता है। तो उन शपथ को दिलाने के लिए वहां पर अस्थायी पद एक क्रिएट किया गया है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, और ये वहां पर स्टेज में खड़े होकर सभी को जो है शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो इनका पद कब तक के लिए रहता है, जब तक नई विधानसभा गठित नहीं हो जाती, केवल तभी तक के लिए ये पद होता है। और जैसे ही विधानसभा आपका जो है चुनाव कंप्लीट हो जाता है, सभी लोग पद ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पद होता है, इसे देखिए राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और वर्तमान में जो हमारे प्रोटेम स्पीकर हैं वो कौन है, गोपाल भार्गव। वर्तमान प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, गोपाल भार्गव। और ये एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता, ठीक। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोटेम स्पीकर होगा ना वो एक मतलब सदन से लिया जाएगा, साथ में वो बहुत ज्यादा वरिष्ठ होंगे और बहुत ज्यादा सीनियर होंगे, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे चुना जाएगा। इतनी चीजें हो गई, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। और हमारी जो विधानसभा ही संचालित हो रही है, जिसके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, और ये वर्तमान में आपके प्रोटेम स्पीकर हैं। और कौन से विधानसभा, कौन से नंबर के विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर हैं, तो 16वें, ठीक है। इन्होंने जो है 20 दिसंबर 2023 को अपना पद ग्रहण किया था। यानी जो नई विधानसभा है हमारी, ये दिसंबर 2023 में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और 16वीं है, कौन से नंबर की है, 16वीं विधानसभा है। इतनी सारी चीजें हो गई अध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में और प्रोटेम स्पीकर के बारे में।
अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हायरार्की भी देख लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर के कौन-कौन से रहे हैं श्रेणी में, उनके बारे में। प्रोटेम स्पीकर का काम सबसे पहले देख लो, नवीन विधानसभा के जो है प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हैं, निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करवाना। यानी केवल विधानसभा चुनाव तक ही इनका महत्व या योगदान रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो नाम देख पा रहे हैं ये सभी प्रोटेम स्पीकर्स के नाम हैं जो प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। प्रथम है काशी प्रसाद पांडे, इसके अलावा अर्जुन सिंह मथुरा, प्रसाद दुबे, रामकिशोर शुक्ल, श्रीमती जमुना देवी, के.डी. देशमुख, जगदीश देवड़ा, श्रीनिवास तिवारी, दीपक सक्सेना, रामेश्वर शर्मा। ये जो है प्रमुख जितने व्यक्ति हैं ये सभी मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। दो नाम मैंने बोला था, ध्यान रखिएगा, रामकिशोर शुक्ल और श्रीनिवास। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए बताते हैं। ये वाला देखिए लास्ट स्लाइड में, हाँ यहाँ पर देखिए श्रीनिवास और रामकिशोर शुक्ल हैं, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राजनेता हैं जो तीनों महत्वपूर्ण पदों में रह चुके हैं, अध्यक्ष के पद में भी, उपाध्यक्ष के पद में भी और फिर प्रोटेम स्पीकर के पद में भी ये कार्यरत रह चुके हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों नाम, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इससे पहले यहाँ पर अब लास्ट में जो भी हमने देखा है तीनों पद, उनको तुलनात्मक रूप से एक साथ देख सकते हैं। अध्यक्ष चुनाव द्वारा आते हैं, बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सत्ता दल से होते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष चुनाव द्वारा आते हैं, अनुपस्थिति में अध्यक्षता करते हैं, किसके? अध्यक्ष के, विपक्षी दल का नेता होता है। प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, शपथ दिलाना और चुनाव करवाना ये इनका काम होता है। वरिष्ठ सदस्य या होता है और अस्थायी पद होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें ये हो गई हमारी किसके बारे में, ये हमारे राज्य की विधायिका के बारे में हो गया जो नियम बनाने का काम करती है और इन नियमों का पालन कराया जाता है हमारे राज्य के अंदर। ठीक है, और नियमों का पालन कौन कराता है? तो विधायिका केवल नियम बनाती है, पालन करवाने का काम कार्यपालिका का होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, उनसे संबंधित आर्टिकल्स को देखेंगे, उनके काम को देखेंगे। ठीक है, और जो भी पद रहे हैं जिन्होंने उन पे काम किया है उन सभी को हम वहाँ पर देखेंगे श्रेणीवार। ठीक, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से कि क्लास जो है समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी, क्योंकि जितने सारे इंपॉर्टेंट डेटा था वो हमने कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और बताते जा रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन है नहीं रुकने वाला है जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता या हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो बने रहिए चैनल पे, वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।